तो अगला टॉपिक है मोमेंट यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। मोमेंट ऑफ ए फोर्स या उसी का दूसरा नाम टॉर्क है। मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क क्या है ये? तो देखिए, सिंपल समझिए इसको, थोड़ा सा एनालॉजी लेते हैं कि एक बॉडी रखा हुआ है, इस पे आपने फोर्स लगाया, ठीक, तो ये बॉडी यहाँ चल के आया, ठीक, ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। अब आपने कुछ इस बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लगाया कि ये बॉडी रोटेट करने लगा, ठीक है। आप किसी बॉडी पे इस तरीके से फोर्स लगाए कि वो बॉडी रोटेट करने लगा, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? टॉर्क। जिस फोर्स की वजह से बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आए, बॉडी रोटेट करने लगे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क कहते हैं। ओके, तो आगे और भी कई चीज़ें पर हो गए, जैसे यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स पर है, आगे मोमेंट ऑफ मोमेंटम पर हो गए, वो चीज़ें होंगी। तो फोर्स की वजह से लीनियर मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। मोमेंट वर्ड आए तो समझ लेना कि ये रोटेशनल केस की बात हो रही है, रोटेशनल मोशन की बात हो रही है। तो देखते हैं किताब क्या बोल रहा है इस बारे में। कंसीडर अ बॉडी विच इज पाइवोटेड एट पॉइंट ओ। एक बॉडी है, ओ पॉइंट पे फिक्स्ड है, जैसे ये बॉडी है, तो इसको हम यहाँ पे फिक्स कर दे ऐसे। अब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऐसे, देख रहे हो, इस फिक्स पॉइंट के अलावा सारा पॉइंट रोटेट कर रहा है। वैसे ये बॉडी ओ पे फिक्स कर दिया। If a force F is applied horizontally on the body with its line of action in the direction AP, as shown in the figure 1.3, तो ये पॉइंट पाइवोटेड है, इस पॉइंट से एक लाइन खींचा OP, ओके, और इस OP लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा PA, ठीक है, और फोर्स लगाया। फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? इस PA लाइन के अलोंग लगाया, इस PA डायरेक्शन में लगाया, और ये PA क्या है? इस OP के परपेंडिकुलर। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस OP के परपेंडिकुलरली लगा रहे हैं, नॉर्मल लगा रहे हैं? वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई किया फोर्स आपने बॉडी पे, हॉरिजॉन्टली लगाया, इसका मतलब बॉडी ऐसे रखा हुआ है, हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली लगाया, ये हुआ वर्टिकल फोर्स लगाना, है ना, ये हॉरिजॉन्टली, ओके। ऑन द बॉडी विथ इट्स लाइन ऑफ एक्शन इन द डायरेक्शन AP डायरेक्शन में लगाया, द फोर्स इज अनेबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन। तो जो हम ये फोर्स लगाएं, तो इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में लीनियर मोशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो लीनियर मोशन तब आता है जब बॉडी फ्री टू मूव हो। जैसे ये बॉडी है, इस पर हम फोर्स लगाएं तो देखो आगे बढ़ा, लेकिन अगर हम यहाँ पे फिक्स कर दें तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये ऐसे घूमेगा ऐसे, है ना। तो the force is unable to produce linear motion because body is not free to move. आगे, but this force turns the body around vertical axis passing through the point O. ये है vertical axis, ऐसा जो इस O के थ्रू पास कर रहा है। तो फोर्स लगाएं जिसकी वजह से बॉडी आगे मूव नहीं किया, लेकिन क्या किया? इस फोर्स की वजह से बॉडी में ट्रांसलेशन मोशन नहीं आया, क्या आया? रोटेशनल मोशन आया।
ठीक है, ये बॉडी टर्न किया इस पॉइंट के अबाउट। आगे बढ़ते हैं। इन द डायरेक्शन शोन बाय द एरो, ये एरो से इसके मोशन को शो किया जा रहा है। द फोर्स रोटेट्स द बॉडी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये बॉडी इस तरीके से रोटेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ ए बॉडी, तो ये जो बॉडी का टर्निंग है ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, कब ये टर्निंग, ये रोटेशनल मोशन फास्ट होगा, कब स्लो होगा, किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या है भाई? पहला, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कितनी ताकत आप लगा रहे हो, जितना ज़ोर से आप फोर्स लगाओगे उतना, है ना, स्पीड में टर्न करेगा, वही है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और दूसरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट के अबाउट अगर एक इमेजिनरी लाइन बनाए तो ये लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं इस लाइन को। इसी एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है। ठीक, अब इस एक्सिस से एक लाइन हम खींचते हैं, ये लाइन ऐसा ऐसा कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, हम एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन एक खास लाइन है। इसमें क्या खासियत है इस लाइन की? तो ये लाइन, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं इस फोर्स के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा यहाँ बनाते हैं। ये बॉडी है, ये पॉइंट O है, ये P है, ये A है। तो इधर हम फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में, AP के अलाउंग। तो ये मेरा फोर्स का डायरेक्शन है। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, और वो लाइन उस पाइवोटेड पॉइंट से पास करे, एक्सिस से पास करे, वो लाइन उस पाइवोटेड पॉइंट से पास करे। ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये लाइन इस सेंटर से पास करे, पाइवोटेड पॉइंट से पास करे, या फिर ये लाइन इस एक्सिस से परपेंडिकुलरली पास करे। लाइन पास करने का मतलब ये भी हो सकता है ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ऐसे ना हो, लाइन ऐसे ऐसे ना हो, लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। समझ रहे हैं बात को? और वो लाइन अब परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, पर ये लाइन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और साथ साथ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर हो। इस लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन। इसी लाइन में हम एक्शन कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो इस लाइन ऑफ एक्शन और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ओके, समझ में आ रही है बात? तो ये जो दूरी है, ये जो OP लेंथ है, ये OP लेंथ का एक खासियत है, OP लाइन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, और ये OP, ये जो लाइन है OP लेंथ है, इस OP लेंथ पे डिपेंड करता है
कि आपका टर्निंग फास्ट होगा कि स्लो होगा। समझ रहे हैं बात को? पहले तो ओपी लाइन को अच्छे से डिफाइन करो। एक ऐसा लाइन जो आपके फोर्स के डायरेक्शन और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। अगर कोई कहे ये वाला लाइन हो सकता है क्या, तो नहीं, ये लाइन पे डिपेंड नहीं करता, ये लाइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लाइन, ये इस लाइन का लेंथ अगर बढ़ेगा घटेगा तो उस पर डिपेंड नहीं करता, इस लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन पे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, पहला कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो। दूसरा जो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन के, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ ए बॉडी। तो क्या है? पहला फोर्स, दूसरा ओपी लेंथ। ये जो ओपी लेंथ है उस पे डिपेंड करता है। ओपी क्या है उसके बारे में यहाँ पे हम लिख दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। इंडीड द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द एबव स्टेटेड फैक्टर्स। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे हमें समझ में आया कि टर्निंग ऑफ ए बॉडी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है इसको हम ऐसे लिखते हैं, टर्निंग इफेक्ट या टर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स यू अप्लाइड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। इसका नाम देते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा लिखते हैं शॉर्ट में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दो बातों पे डिपेंड करता है। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स, या ये बोले कि टॉर्क। यही हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक सिंबल है तो होता है आर परपेंडिकुलर, ऐसे। ठीक है, तो ये सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। Thus, the body rotates due to the moment of force about the pivoted point. Okay. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये बॉडी रोटेट कर रहा है, क्यों? टॉर्क की वजह से। और जैसे कैसे ये बॉडी चल रहा है, क्यों? फोर्स की वजह से। फोर्स अप्लाई किए तो बॉडी का स्पीड चेंज हुआ, अपना आगे मोशन किया, ट्रांसलेशन मोशन किया। वैसे ये बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्यों? टॉर्क की वजह से। ठीक है, ये बोलते हैं हम लोग। और ये टॉर्क किन किन बातों पे डिपेंड करता है? टॉर्क या ये बोले मोमेंट ऑफ फोर्स किस किस बातों पे डिपेंड करता है? तो क्या फोर्स लगा रहे हो और वो फोर्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, परपेंडिकुलरली कितनी दूरी पे है, वो दूरी पे डिपेंड करता है। The turning effect on the body about an axis is due to the moment of force applied on the body. किसी बॉडी पे जो टर्निंग इफेक्ट है अबाउट एन एक्सिस, उस बॉडी के एक्सिस के अबाउट, उस बॉडी का जो टर्निंग है
और टर्निंग क्यों है? मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से। ये बातें लिखा हुआ है, समझ में आई बात? ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ बोला जा रहा है कि किसी बॉडी पे, कोई बॉडी जो एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहा है, और वो टर्न क्यों कर रहा है? टॉर्क की वजह से। तो ऐसे बोलेंगे कि कोई बॉडी टॉर्क की वजह से एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहा है, उसका टर्निंग इफेक्ट जो है टॉर्क पे डिपेंड करता है। सिंपल बात है, ठीक है। आगे लिखा है मेजरमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन हमें दिया, यहाँ पे बताया कि बॉडी रोटेट क्यों करता है, तो टॉर्क की वजह से। ये रोटेशन की बात किया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस रोटेशन को हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पता करें कि वो जो जिसकी वजह से रोटेट कर रहा है, टॉर्क है, वो टॉर्क कितना लग रहा है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स is equal to the product of magnitude of force and the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation। ये क्या बोल रहा है कि ये जो टॉर्क है, वो टॉर्क डिपेंड करता है आपके फोर्स पे। ये जो टॉर्क है, वो टॉर्क किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के बराबर होता है। किसके प्रोडक्ट के? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? तो एक्सिस से आपके लाइन ऑफ एक्शन के, एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन तक की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी। एक्सिस से, एक्सिस ये है, और इस एक्सिस से लाइन एक ये भी दूरी है, पर इस दूरी की नहीं, परपेंडिकुलर दूरी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या है भाई? देखिए, लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे? लाइन ऑफ एक्शन से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस। तो ये चीज़ें लिखा हुआ है, ओके। धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी स्टार्टिंग है, नए नए टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। कोई बात नहीं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, मेरी बातों को ध्यान से समझते जाइए, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। धीरे 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 एक ही चीज़ बार बार आपके कान में आएगा, सुनाई देगा, तो धीरे धीरे फिर फैमिलियर हो जाओगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा। कोई भी चैप्टर के स्टार्टिंग में हार्ड लगता ही है, जो खास करके रोटेशन चैप्टर, अबाउट एक्सिस, रोटेशन, ये सब हम लोग पहले कभी नहीं पढ़े हैं। मोशन वगैरह, स्ट्रेट लाइन में मोशन, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब हम लोग 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, तो उसमें उतना हार्ड नहीं लगता। लेकिन रोटेशन कभी नहीं पढ़े हैं और डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में ज़्यादा कभी बात ही नहीं की है कि एक्सिस क्या होता है, किसके अबाउट घूमता है, क्या मीनिंग है, कभी नहीं बात किया, और आज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स लगेगा ही। इन फिगर 1.3 इस फिगर की बात की जा रही है जो हम यहाँ बनाए हैं। तो 1.3 फिगर में द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज शोन बाय डॉटेड लाइन। ओके, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया है, और एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट O ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज OP। ओके, कुछ खास बात नहीं लिखा है यहाँ पे, आगे बढ़ा जाए। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O। ओके, ठीक है, वही सब फॉर्मूला वगैरह डिराइव किया है। वो टॉर्क कितना होगा या मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, फोर्स इंटू OP। अगर कोई लिखे ऐसा, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू ये वाला दूरी, मान लो OQ, ये वाला दूरी लिखे, तो वो गलत है।
क्या सही होगा? फोर्स बराबर OP। ओके, आगे देखिए, फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट on a body by a given force, the force is applied on the body at a point for which the perpendicular distance of the line of action of the force from the axis of rotation is maximum। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो, आपने मान लो 5 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, और आप चाहते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी बाय गिवन फोर्स। ये गिवन फोर्स का मीनिंग क्या होता है? जब भी ऐसा कुछ लिखते हैं गिवन दिस, गिवन डैट, तो उसका मतलब आप वो चीज़ चेंज नहीं कर रहे हो। गिवन फोर्स का मतलब आप फोर्स नहीं बदल रहे हो, आपको जो फोर्स दिया गया है वही फोर्स है आपके पास, उसी फोर्स से आप चाहते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम टर्निंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन हो, ईजिली रोटेट करे, ठीक है। मान लो आपको कहा जाए कि आप 5 न्यूटन लगाइए, 5 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, पर आप इसी 5 न्यूटन से मैक्सिमम टर्निंग करा के दिखाओ, वही बात हो रहा है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो आप कहाँ पे फोर्स लगाओगे? आप चाहते हो 5 न्यूटन से मैक्सिमम टर्निंग हो, तो यहाँ लगाओगे ऐसे कि यहाँ कि यहाँ कि यहाँ कि यहाँ, कहाँ पे लगाओगे? वही बात हो रहा है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एट अ पॉइंट, बॉडी के उस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे फॉर बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो उस पॉइंट पे लगाएंगे जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस इज मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ से लगाते हैं तो लाइन ऑफ एक्शन ये है, और इस लाइन ऑफ एक्शन से जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा। तो यहाँ वही बोल रहा है कि वहाँ से लगाइए जिसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से मैक्सिमम हो। तो यहाँ से लगाएंगे फोर्स, तो लाइन ऑफ एक्शन ये है और परपेंडिकुलर एक्सिस से दूरी ये हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से इतनी दूरी हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा और एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ बात गौर कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम टर्निंग होगा। जितना ज़्यादा आप इस OP के लेंथ को बढ़ाओगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना बड़ा रखोगे उतना ज़्यादा टर्निंग होगा। तो क्यों ना हम एकदम यहाँ पे फोर्स लगाएं, तो लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाएगा और यहाँ से दूरी सबसे बड़ी हो जाएगी, और वही 5 न्यूटन से जो पहले मुझे हार्ड लग रहा था टर्न कराना, कम टर्निंग हो रहा था, वो उसी 5 न्यूटन से अब ज़्यादा टर्निंग होगा, ठीक है। ये बातें तो सिंपल, आप इस चीज़ को फॉर्मूला से भी समझ सकते हो कि आप फोर्स बढ़ाओगे, जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना ज़्यादा टर्निंग होगा, और अगर जितना ज़्यादा आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाओगे एक्सिस से उतना ज़्यादा टर्निंग होगा। अब चलते हैं यूनिट समझते हैं, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यूनिट क्या है? तो अभी हम लोग फोर्स, पिछले वीडियो में फोर्स का यूनिट निकाले थे, तो टॉर्क का यूनिट निकालते हैं। तो फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया टॉर्क का यूनिट, यूनिट ऑफ टॉर्क। या फिर फोर्स का ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर हो गया टॉर्क का यूनिट। तो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड दैट ऑफ डिस्टेंस होता है, ऐसा यूनिट ऑफ, वही बात है। सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज डाइन सेंटीमीटर। ओके, तो फोर्स का एक और यूनिट होता है डाइन, और मीटर के जगह हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये जो यूनिट है ये सीजीएस यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है।
But if force is measured in gravitational unit, then the unit of moment of force is SI system. In SI system is किलोग्राम फोर्स. कभी कभी इस तरीके से भी ये भी यूनिट देखने को मिलता है. न्यूटन का हम लोग न्यूटन का एक और यूनिट होता है किलोग्राम फोर्स, है ना. तो किलोग्राम फोर्स के टर्म्स में भी यूनिट कभी कभी रहता है. तो किलोग्राम फोर्स मीटर ऐसा. और यहाँ पे कुछ कन्वर्जन लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है. 1 न्यूटन मीटर बराबर 10⁵ डाइन, और मीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर, तो हो गया 10⁷ डाइन सेंटीमीटर. ये सिंपल बात है, कैसे कन्वर्ट करते हैं समझ लेते हैं ज़रा. 1 न्यूटन मीटर है तो 1 न्यूटन मीटर में कितने डाइन सेंटीमीटर होते हैं ये जानना है अगर आपको. तो सिंपल है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, इतना डाइन होता है. 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर. दोनों को मिला देंगे, डाइन सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 7, 10⁷ डाइन सेंटीमीटर. वैसे ही 1 किलोग्राम फोर्स मीटर में कितने न्यूटन मीटर होते हैं. तो 1 किलोग्राम फोर्स में कितने न्यूटन, तो हम लोग देखे हैं 9.8 न्यूटन. तो 9.8 न्यूटन मीटर होते हैं. यही सब चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं. वैसे यहाँ पे भी किया हुआ है.